सबसे पहले आप इस न्यूज आर्टिकल पर नजर मारिए, ध्यान से इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आपके लिए ही, आपके ही बारे में है। यहाँ लिखा हुआ है कि सीबीएसई इंट्रोड्यूस 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। कह दो कि ये झूठ है। ये आपके लिए है ये कि पूरे पेपर में आपको आधे सवालों का जो नेचर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया गया है, जहां पर आपको सवाल डायरेक्ट ना देकर आपको थोड़ा सा कहानी बनाकर रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर सवाल दिए जाएंगे। उसके लिए आपका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप कितने कॉम्पिटेंस हैं, कितने आप लायक हैं, कितने आप इस काबिल हैं कि आप सवालों को समझ के सिर्फ रट कर नहीं, समझ के सवाल सॉल्व करें। ये चाहता है आपसे सीबीएसई। तो इसीलिए मैंने भी आपके लिए दिवाली पर अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं आपके लिए ये वाली सीरीज लेकर आऊंगा, और आज मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग अपना वादा पूरा करते हुए आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी सीरीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस्ड क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां पर सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड करा गया ये वाला मॉड्यूल जो है, इसमें सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मैं आपके लिए सॉल्व करवाने वाला हूं आज और अभी से। जी हाँ, आज की इस वीडियो से शुरू होने जा रहा है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर के जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, सब सॉल्व करवाऊंगा आज की इस वीडियो में। और इसी तरीके से वीडियोस आएंगे अब चैप्टर वाइज, धड़ल्ले से दिन दहाड़े धूम मचा देनी है आप और मुझे मिलकर। अगली वीडियो चैप्टर वाइज फटाफट आपके आएंगे, सारे के सारे चैप्टर आपके 15 के 15 क्लास 10th वालों सुन लो, करवाऊंगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सभी दोस्तों को बता दो कि टीआर सर चैनल पर आज से और अभी से स्टार्ट हो गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज जस्ट ओनली फॉर यू। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल टीआर सर। क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी डिटेल बता दूं कि अगर आप चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर समझना चाहते हैं फुल डिटेल में, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट का नाम है सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स फुल चैप्टर बाय डियर सर। यहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है वो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्पीड बढ़ाकर फटाफट से ये वीडियोस देख सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले कुछ सवाल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले रहेंगे, शॉर्ट आंसर भी कराऊंगा, लॉन्ग भी कराऊंगा, सब टाइप के कराऊंगा। समझना जरूरी है सवालों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ऐसे ही सवाल आ सकते हैं या इसके जैसे आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, रटना मना है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, कि माना P एक प्राइम नंबर है, तो कोई प्राइम नंबर P को कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने P की जगह पर मान लिया कि भैया P कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 में ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहां पर ले लिया। एंड K बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक है K, उसको हमें मानना है पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव का नंबर आप ले लीजिए। मैं यहां पर जो है क्या ले लूं, मैं यहां पर 10 ले लेता हूं। ठीक है जी। अब हमें कंडीशन दी गई है, समझो सवाल का रस लो, फील करो। यहां लिखा हुआ है इफ P डिवाइड्स K स्क्वायर, अगर P जो है वो K के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं K का स्क्वायर क्या होगा, K का स्क्वायर होगा आपका 100। ठीक है जी, 10 धाम 100 हो जाएंगे। और यहां पर P जो है इसको डिवाइड कर देता है, तो क्या ये इसको डिवाइड कर देगा? हाँ जी, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो हमें बताना है देन विच ऑफ दीज इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय P। तो इनमें से कौन कौन से P से पूरे पूरे कट जाएंगे, आपको ये बताना है। देखिए, अगर आप K पे नजर मारें, K हमने माना है 10 को, तो क्या 10 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। देखते ही आपने आंसर बता दिया। अगली कंडीशन लो, 7 के मतलब K हमने माना है 10 को, 7 के मतलब 7 × 10 मतलब 7 धाम 70। क्या 70 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 35 बार चला जाएगा, 35 दूनी 70 होते हैं। यस, ये भी हो जाएगा। K का क्यूब, 10 का क्यूब आप करेंगे 1000 होगा। क्या 1000 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यस, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। अब K/2 का मतलब क्या है? K/2 का मतलब है इस K का आधा। 10 का आधा क्या होता है? 10 का आधा होता है 5। क्या 5 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा?
नहीं होगा। यहाँ पे आप फंस गए, यहाँ पर आंसर पॉइंट में आएगा। तो इट मीन्स ये नहीं होगा, तो इसको छोड़कर बाकी का के, 7k और k का क्यूब हमारा आंसर है। ऑप्शन देख लो फटाफट, कौन से ऑप्शन में तीनों चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिख गया, ओनली k, 7k एंड k का क्यूब। इस तरीके से आपको सवालों को समझना है और तसल्ली से कर लेना है। किसी और एग्जाम्पल को आप रख के देखेंगे जब भी यही कंडीशन फुलफिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, सोचने का खेल है। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये कि आप कितने कॉम्पिटेंस हैं, आप कितना सवाल को सोच पा रहे हैं। रटने का काम यहां बिल्कुल नहीं है। सवाल देखो, समझो। सवाल हमसे पूछ रहा है कि रूट n इज अ नेचुरल नंबर, कि अंडर रूट n एक नेचुरल नंबर है। तो मैं कुछ भी कंसिडर कर लेता हूं। लेट सपोज मैंने अंडर रूट n को मान लिया, कितना, 3 मान लिया। 3 एक नेचुरल नंबर है, मैंने अंडर रूट n को मान लिया। अब यहां से अगर मैं सोचूं कि n की क्या वैल्यू रही होगी, तो अगर हम यहां से n की वैल्यू निकालना चाहें तो हम सोच सकते हैं कि n की वैल्यू रही होगी 9, क्योंकि जब हम 9 का अंडर रूट करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो 3 मिल जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहां से कि n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, वो आपकी 9 निकल के आ गई। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। और हमसे कहा गया है कि सच दैट, इस तरह से वैल्यू लो कि n इज मोर देन 1, कि n की जो वैल्यू जो भी आप मान रहे हो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर n की वैल्यू हमने 9 मानी है, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। अब सवाल क्या है, विच ऑफ दीज कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड, इन चारों में से, इन तीनों में से कौन से को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर की तरह, प्राइम प्रोडक्ट की तरह। तो अगर हम यहां पर इस 9 के क्या करें, फैक्टर करें, तो 9 के फैक्टर आप करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 आएगा। ठीक है जी, 3 इंटू 3 आएगा। 3 प्राइम नंबर है, प्राइम प्रोडक्ट में हमने इसको लिख दिया। अब देखते हैं किस किस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्या हम रूट n की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। रूट n हमने माना था 3 को, तो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो इसकी जगह पे मैं रूट n लिख सकता हूं और इसकी जगह पे मैं रूट n लिख सकता हूं। तो इट मींस यस, मैं रूट n की फॉर्म में इसके फैक्टर को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हमारे सवाल का जवाब है। आगे के ऑप्शन देखो। अब देखिए अगला, क्या n की फॉर्म में रख सकता हूं? आइए, n क्या है, n हमने माना है 9 को, तो अगर मैं इसके इस फैक्टर की मल्टीप्लाई करूं, 3 तिया कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 तिया होते हैं 9, और 9 हमने माना है n को, तो इसका मतलब मैं इसको n की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो n भी मेरे जवाब में आ गया। अब देखो n/2 और अंडर रूट का ऊपर n है। अब अगर रूट n है तो रूट n का मतलब क्या है, यहां पर 3 है और नीचे में 2 भी लगाना है, 3/2 बन जाएगा। क्या 3/2 की फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बटे का तो कोई चीज ही नहीं है यहां पर, तो इट मींस इसमें नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ये दो हमारे सिर्फ आंसर हैं कि हम इसको रूट n और n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन यही बात कह रहा है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा सेकंड यही बात कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमारा जवाब है। तो ये सारी चीजें सोचने का खेल है। कॉम्पिटेंसी आपकी बढ़ा दूंगा, देखते रहो, हर एक सवाल मजेदार तरीके से करवाऊंगा। अगला एक और बेहतरीन सवाल है, कि एक सवाल आपके दिमाग की कॉम्पिटेंसी बढ़ा देगा। सवाल समझिए, द HCF ऑफ K एंड 93 इज 31, कि K और 93 का HCF जो है वो 31 है। ऐसे समझो, K एक नंबर है और 93 एक नंबर है, और इन दोनों का HCF जो है वो है 31। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मेरे प्यारे बच्चों ये मतलब हुआ कि 31 के पहाड़े में 93 यानी 93 भी आता है, और 31 के ही पहाड़े में ये K भी आएगा या कहीं ना कहीं आता होगा। ऐसे आप इसको समझिए। अब हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ K, तो K की वैल्यू के लिए इन चारों में से कौन कौन सी बातें सही हैं। आइए पता लगाते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये जो K है ये 31 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब ये K 31 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही बात, पहला ऑप्शन यही है कि K इज अ मल्टीपल ऑफ 31। क्या K 31 का मल्टीपल होगा, उसकी मल्टीप्लाई में आता होगा, उसके पहाड़े में आता होगा? बिल्कुल आता होगा, जब तो उसका HCF 31 आया है। तो यस, पहली बात हमारी सही हो गई, उसके पहाड़े में आता हुआ होगा। अब अगला देखो, थर्ड पॉइंट देखो, K इज एन इवन नंबर। क्या ये K एक इवन नंबर हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। जब 31 के पहाड़े में आ रहा है तो इवन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 31 दूनी करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 एकम 2 मिलेगा, आप 31 चौक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 एकम 4 मिलेगा, तो इवन नंबर आपको मिल रहे हैं। तो इट मींस ये जो आपका पहाड़े में आएगा ये इवन नंबर भी हो सकता है। क्या ये k इज एन ओड नंबर? क्या ये ओड नंबर भी हो सकता है? ओड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 31 तियां करेंगे तो 3 एकम आपको लास्ट में यहाँ पे शुरू में 3 मिलेगा। अगर आप 31 पंजे करेंगे तो यहाँ पे 5 एकम आपको लास्ट में नंबर के 5 भी मिलेगा। तो यस, ये ओड नंबर भी हो सकता है। यही चीजें आपको सोचनी है, ऐसे ही बिल्कुल आपको सोचना है। अब ये ऑप्शन मैंने क्यों छोड़ा? अब देखो सवाल समझो। k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, k मल्टीपल होगा 93 का? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर ये 31 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं तो इसके मल्टीपल ये हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, डाउट बिल्कुल नहीं रहने दूंगा आपका, बता रहा हूं मैं आपको। देखो ऐसे समझो कि अगर मैं 2 नंबर लेता हूं, यहां पर मैंने लिया एक नंबर 8 और एक लिया 12, इन दोनों का HCF की बात करूं जो कि होता है 4, 4 जो है 8 और 12 का HCF हो गया। अब देखो समझो, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 तियां 12, और 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 4 दूनी 8, लेकिन क्या 12 के पहाड़े में 8 आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या 8 के पहाड़े में 12 आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। यस, बिल्कुल इसी तरीके से ना ही k के पहाड़े में 93 आएगा और ना ही 93 के पहाड़े में k आएगा। तो इसीलिए k इज अ मल्टीपल ऑफ 93 ऐसा हो नहीं सकता। अब देख लो क्या हमारा आंसर बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो क्या क्या है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बस ये आप ढूंढ लो किसके अंदर है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये रहा ऑप्शन हमारे पास 3, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखा आपने, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट की पावर आपके पास है, तो कॉम्पिटेंसी MCQs में तो आपको नहीं हिला पाएगी, बल्कि मैं तो कह रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन तक में नहीं हिला पाएगी। कैसे? आइए आगे के सवाल देखते हैं। देखिए, मेरे द्वारा कराई जा रही कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज की खास बात यह है कि मैं आपको हर एक ऑप्शन का क्यों और नहीं क्यों, मतलब ये जवाब है तो क्यों है और ये जवाब नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं वो भी बता रहा हूं। चाहूं तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता कि भैया ये आंसर है, कर लो, लेकिन ये जो आंसर नहीं है मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि ये क्यों आंसर नहीं है, ताकि आपका जो दिमाग है वो और बेहतर तरीके से खुल पाए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। अब देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे आपके। देखिए समझिए, सवाल है लेट P एंड Q बी 2 नेचुरल नंबर्स, के P और Q जो है वो 2 नेचुरल नंबर्स कर दिया। NCERT वालों क्या कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है जी। सच दैट P मोर देन Q, और इस तरीके से है वो नंबर के P जो है वो Q से बड़ा है। तो हम ऐसे ही कोई भी रैंडम नंबर मान लेते हैं। मैंने P को मान लिया, P है 10, और मैंने Q को मान लिया, Q को छोटा रखना है तो 8 रख दो, तो मैंने P को 10 मान लिया, Q को मैंने 8 मान लिया। अब when P is divided by Q, जब हम P को Q से डिवाइड करते हैं, जब हम P को Q से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8 माइनस करेंगे 2 आपका बचेगा, तो जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, R होगा। तो ये हमारा यहां पर आ गया R। अब क्या हुआ, हमें क्या बताना है, ये 3 चीजें बता दी गई हैं। अब बताना है क्या कौन सी बात इसमें से सही है, कौन सी सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है R कैन नॉट बी P माइनस Q, कि R जो है वो कभी भी P माइनस Q नहीं हो सकता। P माइनस Q करके देख लेते हैं। P हमने माना है 10 को, Q हमने माना है 8 को, तो जब हम 10 माइनस 8 करेंगे तो भैया 2 आ गया, और 2 तो हमारा रिमाइंडर ही है, ये तो हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, कैन नॉट बड़ा बड़ा कैपिटल में, तो भैया गलत कह रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब क्यों गलत होगा, रीजन दिया मैंने, करके दिखा दिया कि भैया देखो हो सकता है बराबर, और ये मना कर रहा है कैन नॉट, तो भैया गलत है, भाग जाए, ऐसे दिख मत जाइए, ठीक है जी, ऐसे। अब देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है आर कैन आइदर बी Q और P माइनस Q, कि R जो है वो या तो Q हो सकता है या P माइनस Q हो सकता है। तो P माइनस Q तो हो सकता है, अभी अभी हमने देख लिया 10 माइनस 8 करके हमने P माइनस Q करके देख लिया, 2 आया और 2 आया, और 2 हमारा क्या है, दोनों ही कंडीशन में हमारा रिमाइंडर है। तो P माइनस Q तो हो सकता है, लेकिन क्या Q हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 10 को 8 से डिवाइड करूं और मेरा जो रिमाइंडर है वो भी 8 बचे?
क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 20 को 3 से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर भी 3 ही बचे? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भैया। 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, या तो 5 बचेगा या 2 बचेगा, 3 नहीं बच सकता। ठीक है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता, जो मैं यहाँ पे 17 लिख दूं और फिर माइनस करके 3 ले आऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है जी, क्यों गलत है? रीजन विद एग्जांपल आपको समझा दिया मैंने। थर्ड ऑप्शन देखो, अब हो ना हो यही आंसर है और कुछ बचा ही नहीं है, ना भी देखो तो भी आंसर आपको पता है, लेकिन मैं तो आपको रीजन बता रहा हूं हर एक आंसर का, ऑप्शन का। आर इज डेफिनेटली लेस देन क्यू, कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इस क्यू से छोटा आएगा, हमेशा ये छोटा ही आएगा। ये जैसे कि यहां पर 2 आया 8 से छोटा, कुछ और नंबर से डिवाइड करेंगे ये भी होगा कि रिमाइंडर जो बचता है बाकी वो हमेशा क्यू से कोशेंट से छोटा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन सिर्फ आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द फाइनल आंसर, कि ओनली थर्ड, दैट्स इट। अब कमेंट करके ईमानदारी से एक बात बताना, जितने भी सवाल अभी हमने करे पीछे, क्या उन सवालों में कोई भी चीज रटी जा सकती थी? क्या हम रट के गए और वही चीज उगल दी? बिल्कुल नहीं, है ना? यही सच्चाई है। सारा खेल आपकी सोच का है कि कॉम्पिटेंसी कितना आप समझ पा रहे हैं, कितने आप कॉम्पिटेंस हैं इस चीज को समझने के। तो रटने का काम अब खत्म हो चुका है, सवाल समझो। अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल है। 2 पिक्चर दी गई हैं, रियल नंबर्स, आपको ये बताना है कौन सी वाली करेक्ट है, या तो ये सही होगी या ये सही होगी। 2 अलग अलग आपको रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं, अब देख के बता दो, सोच लो। तो जिसने भी मेरा पढ़ाया हुआ ये रियल नंबर पढ़ा होगा, होए देख रहे हो 20 कितने हैं, तो अगर जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा होगा उसको रियल नंबर या फिर ये नंबर सिस्टम पूरा मस्त तरीके से क्लियर होगा। तो यहां पर देखिए हमसे ये कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, कि यहां पे कह रहा है सबसे अंदर है नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, उसके बाहर है फिर होल नंबर, फिर है इंटीजर्स, फिर है रेशनल नंबर्स, और फिर बिल्कुल अलग से है इरेशनल नंबर। ऐसा ये कह रहा है। और यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई वो इस तरीके से दिखाई गई है कि नेचुरल नंबर से, फिर उनसे बाहर होल नंबर से, फिर उनके बाहर इंटीजर से, फिर उसके बाहर रेशनल नंबर है, और फिर उसके बाहर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब आप समझो क्या कहा गया है इन पिक्चरों में। इसमें यह कहा गया है कि रेशनल नंबर देखिए सबसे बड़े हैं, रेशनल नंबर सबसे बड़े हैं, और रेशनल नंबर के अंदर ही सारे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर ही सारे होल नंबर्स आते हैं, और होल नंबर के अंदर ही पूर्ण संख्याओं के अंदर ही सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ऐसे इसको कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा जो है हमारा वो रियल नंबर तो है ही, ठीक है, दोनों में रियल नंबर है, तो सबसे बड़ा रियल नंबर के अंदर ही होते हैं आपके इरेशनल नंबर, उसके अंदर होते हैं रेशनल नंबर। यही अटक गई कहानी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर के, देखो इरेशनल नंबर का सर्कल बड़ा है, उसके अंदर आ रहा है रेशनल नंबर। यही खटक गई बात, हजम नहीं हुई ये बात। कोल्ड ड्रिंक पी के भी हजम नहीं होगी, नींबू पानी पी के भी हजम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो तो ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको ना ही काटा जा सकता और ना ही रिपीट किया जा सकता, मतलब जो ना ही पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो नंबर होते हैं। और रैशनल तो अपने आप में ही एक अलग नंबर है जो डिवाइड हो जाते हैं, जो बटे की शक्ल में P अपॉन Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो इरेशनल के अंदर रैशनल कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इट मींस ये वाली रिप्रेजेंटेशन गलत है, ये वाली सही है कि इरेशनल नंबर अलग से हैं भैया, कुछ जो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर रैशनल नंबर आते हैं जो P अपॉन Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, उनके अंदर इंटीजर होते हैं, उनके अंदर होल नंबर होते हैं, उनके अंदर नेचुरल नंबर होते हैं। ये बात सही है। तो इट मींस ये वाली रिप्रेजेंटेशन 1 जो है वो सही होगी। तो ये चीजें कब बता पाएंगे आप? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट कहां क्लियर होंगे? सिर्फ और सिर्फ डियर सर पर। अब देखिए कितना ही बेहतरीन सवाल ये है। अब क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाले स्टार्ट हो चुके हैं, 1 नंबर वाले खत्म हो गए। ऐसे ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब ये सवाल बहुत ही प्यारा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर भी लिखा हुआ है बीटा एंड गामा, ठीक है जी, बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पर दिए गए हैं। अब HCF ऑफ बीटा एंड 630 इज 210, मतलब बीटा और 630 का HCF जो है वो 210 है, एंड HCF ऑफ
गामा एंड 110 इज 55, कि गामा और 110 का HCF जो है वो 55 है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि फाइंड द HCF ऑफ बीटा 630 एंड गामा एंड 110, इन चारों का एक साथ HCF आपको बताना है। क्या यूज करते हुए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये यूज करते हुए बताना है। अब आपको 2 नंबर तो नहीं पता, कैसे आप इसको निकालोगे? देखो कॉन्सेप्ट समझो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। देखिए यहां पर पहले कुछ और नंबर लेके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 8 और 12 की, ठीक है जी, 8 और 12 ये 2 नंबर हैं, इन दोनों के अगर मैं HCF की बात करूं तो 4 आता है, ठीक है जी, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, दोनों का HCF 4 हो जाता है। ऐसे ही मैं 2 और नंबर की बात कर लेता हूं, 10 की और 14 की, इन दोनों का HCF क्या होगा, फटाफट कॉमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा। यस, इनका HCF जो है वो 2 होगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, इन दोनों में 2 इनका HCF निकल के आ गया। अब देखो खेल क्या देखो, अब इन चारों का अलग से HCF निकालो आप, इन चारों का, किसका, 8 का, 12 का, 10 का और 14 का। तो जब आप इन चारों का अलग से HCF निकालने को चलेंगे तो आप यह पाएंगे क्या, कि इनका जो HCF है या इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 2 ही निकल के आएगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो आपको मैं करके दिखा देता हूं। देखिए जी, 8 के फैक्टर करेंगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया, ठीक है जी। 12 के आप करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 छिंग 12 या 2 तियां 6 और 6 दूनी 12, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको मैं सीरीज में लिख देता हूं, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, ऐसे देख लो। आप 10 के करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। आप 4 का करेंगे तो 2 दूनी 4, अच्छा 14, 4 नहीं 14 है, ठीक है जी, 14 है तो 14 का करूंगा जब मैं यहाँ पे 14 का, तो कितना होगा, 2 सत्ते 14 होगा। अब आप यहाँ पे कॉमन निकालो, कॉमन क्या क्या आ रहा है, सिर्फ आपको 1 2 ही कॉमन मिलेगा इन सब में, चारों में, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं मिलेगा। तो इट मींस इन चारों का HCF जो है वो 2 आ जाता है। अब देखिए यहां पर तो मुझे चारों नंबर पता थे, तो मैंने चारों का HCF निकाल लिया, मैंने पता लगा लिया, लेकिन यहां पर मुझे 2 नंबर जो है ये मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूं, तो मैं ये कर सकता हूं, अब देखो खेल, कि अगर मैं इनका जो HCF मुझे पता है, जो यहां पर भी हमें पता है कि 210 है और 55 है, तो अगर मैं इन दोनों के HCF का HCF निकाल लूं तो भी मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। जी हाँ, देखो यहां पर इन दोनों का HCF 4 आया था, इन दोनों का HCF 2 आया था, तो अगर मैं 4 और 2 का HCF निकाल लूं तो भी मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं, पहुंच गया। यस, तो 4 और 2 का HCF 2 होगा, तो 2 ही इसका आंसर है। तो इसका मतलब 2 इन चारों का HCF होगा। यही चीज आपको अब करनी है अपने सवाल के अंदर। तो यहां पर भी अगर हमें चारों नंबर नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें इन 2 का HCF पता है और इन 2 का भी HCF पता है, तो अब हम HCF का HCF निकालेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, है ना मजेदार? यही बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इस पूरी सीरीज के अंदर, हर एक चैप्टर के सिखाऊंगा, ताकि प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में आप धुएं उड़ा के आए। इस कॉम्पिटेंसी के जो 50% सवाल आएंगे ना, सारे के सारे आप करके आए, अच्छे नंबर लेकर आए। तो हमें पता है यूक्लिड डिवीजन फॉलो करनी है, तो सिंपल है, हमें पता है, क्या पता है, कि हमें छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है बड़े नंबर को। बड़ा नंबर कौन सा है, 210 है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम, 3 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 आएगा, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, फिर यहाँ जो है वो 0 रह जाएगा, 2 में से 1 उतर देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। फिर क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है, फिर जो हमारा क्वोशिएंट है उसको अब अंदर ले आते हैं, तो ये हम अंदर लेके आ जाएंगे, 55 अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक बार जाएगा, 45 1 जार 45, माइनस करेंगे, 10 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले क्वोशिएंट को अंदर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ गया क्वोशिएंट, घेरा हूं, ठीक है, डिवाइडर जो होता है, जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करता है, तो यहाँ पर करेंगे 4 बार, 10 चौक 40 होता है, माइनस करेंगे, 5 बचेगा, फिर इस वाला 10 को अंदर ले आएंगे, 5 दूनी 10 होता है, और क्या है, फिर खत्म, बस कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर पूरा कट गया। तो जब हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो जाए, तो जो सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पे जो हमें दिखता है, यही हमारा HCF होता है। तो इट मींस इन चारों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप लिख देंगे एंड में कि HCF ऑफ बीटा 630 गामा एंड 110 इज 5।
ठीक है, सिंपल ऐसे इस सवाल को आपको करना था। एक कॉन्सेप्ट सीखा इसमें नया कि हमें ऐसे एचसीएफ का भी एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, मेन नंबर्स का हम एचसीएफ पता करने के लिए। नया सवाल, नया कॉन्सेप्ट और नई चीज। समझिए यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है, अगर गलती करेंगे आप तो यहाँ पर आपका आधा 1 नंबर कट जाएगा। कहाँ कटेगा, कैसे कटेगा, सब बताऊंगा ताकि आपका ना कटे, ठीक है। नंबर ऑलराइट, देखिए सवाल नंबर यहाँ पे 7 है। अ डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ ऑफ 8.25 मीटर। एक डाइनिंग हॉल है, उसकी जो लंबाई है वो 8.25 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 6.75 मीटर है और उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है वो 4.5 मीटर की है। अब सवाल क्या पूछा है, समझो। सवाल पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर। लॉन्गेस्ट, लंबे से लंबा अनमार्क्ड रूलर। कौन सा एक रूलर हमें चाहिए, हमें एक ऐसा रूलर चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, कैन एग्जैक्टली मेजर द 3 साइड, जिससे हम तीनों ही डायमेंशंस को नाप सकें। हमें एक ऐसा रूलर बनाना है, तो कितना लंबा हमें वो बनाना पड़ेगा, ये हमसे पूछा है। अपनी स्टेप को दिखाना है और अपना वैलिड रीजन भी देना है। अब समझो, 3 हमारे पास यहाँ पर यूनिट है, 8.25, ठीक है, और 6.75 और 4.50, ये हमारे पास यूनिट है। हमें एक ऐसा रूलर बनाना है जो ये भी नाप ले, मतलब उससे हम 8.25 भी आ जाए, उसमें 6.75 भी आ जाए और उसमें 4.50 भी आ जाए जब हम नापने चलें। तो इट मीन्स, समझ में आ रही है बात, क्या निकालना है? यस, हमें इनका HCF निकालना है। क्यों? क्योंकि HCF ही इनका वो नंबर होगा या वो लंबाई होगी या वो यूनिट या वो मेजरमेंट होगी जो ये तीनों उसके पहाड़े में आएंगे। ठीक है जी, पहाड़े में आएंगे, उसका मतलब उससे हम लंबाई भी नाप सकते हैं, हम चौड़ाई भी नाप सकते हैं, हम ऊंचाई भी नाप सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों का HCF निकाल के उतना लंबाई का रूलर बना लें तो उससे लंबाई भी नपेगी क्योंकि लंबाई भी उसके पहाड़े में आती है, उससे चौड़ाई भी नपेगी क्योंकि चौड़ाई भी उसके पहाड़े में आती है और उससे ऊंचाई भी नपेगी उसके, क्योंकि पहाड़े में ऊंचाई भी आएगी। मतलब उसका हम ऐसे नापते हुए चलेंगे इस तरीके से 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें मिल जाएंगे, तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो इट मीन्स हमें इन तीनों का क्या निकालना है? यस, HCF निकालना है। ये था कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे होंगे। ये मेंसुरेशन का सवाल हो गया जिसके अंदर हमें कुछ एरिया या वो निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ना मुन्ना ना, HCF। ठीक है जी, पहला चैप्टर चल रहा है रियल नंबर का, इसीलिए। चलिए जी, देखते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट में है तो इनको सिंपल कर लेंगे। सिंपल कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पर लेंथ को आप कर सकते हैं 825 सेंटीमीटर। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मीटर का सेंटीमीटर बन जाएगा। यूनिट कन्वर्जन की वीडियो आपके लिए बना रखी है, यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाइए, देख लेना। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास दूसरी क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हमारी हो जाएगी 675 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज क्या है हमारे पास? ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी 450 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब इनका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आप इनके फटाफट से फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, अपना ट्रेडिशनल तरीका जो आपको करना आता है, ये वाला तरीका आप फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 8 और 10 और 5 15, 15 है, 3 से कटेगा सबसे पहले। सबसे छोटे से छोटे नंबर से हमें देखना होता है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 7 2 9 5 14। अब जो है अब नहीं कट रहा 3 से, तो हम 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11। तो यहाँ पर 825 के हमें मिल गए फैक्टर। क्या मिल गया? 3 × 5 × 5 × 11। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसी तरीके से 675 का भी निकाल लेंगे आप, और यहाँ पर 450 का भी निकाल लेंगे। तो देख क्या रहे हो, वीडियो पॉज करके खुद भी कर लो, थोड़े हाथ पैर हिलाओ ना, जल्दी से इनके फैक्टर करो। वेरी गुड, सही निकाला है आपने। अब यहाँ पर तीनों के यहाँ पर हमें HCF निकल चुके हैं। अब फटाफट से कॉमन ढूंढ लो, जो जो कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। तो यहाँ पर 2 है, बाकियों में 2 नहीं है। ठीक है, तो एक पेयर यहाँ पर हमारा बन जाएगा 3 का, तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन है यहाँ पर, एक पेयर फिर बनेगा यहाँ पर 5 का। ठीक है जी, अब ऊपर 3 नहीं बचा तो 3 का नहीं लेंगे। एक पेयर यहाँ बन जाएगा 5 का, और फिर एक और पेयर बन रहा है यहाँ पर 5 का। तो यहाँ पर हमें हमारे पास क्या क्या कॉमन निकला? कॉमन हमारे पास निकला एक 3 का
पेयर निकला, एक 5 का पेयर निकला और एक और 5 का पेयर निकला। तो 5 तिया 15 पंजे 75, तो 75 सेंटीमीटर, या दोबारा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मीटर में हमारी यूनिट थी तो हम मीटर में आंसर देंगे। तो 0.75 मीटर ये इसका एचसीएफ है। तो यही इसका आंसर है कि हमें 0.75 मीटर का वो रूलर बनाना पड़ेगा। कोई डंडा बाज बल्ली कुछ भी लेके अगर हम इतना लंबा बना लेंगे तो उससे हम लंबाई भी नाप लेंगे, उससे चौड़ाई भी नाप लेंगे, उससे ऊंचाई भी नाप लेंगे। अगर आप सेंटीमीटर पे छोड़ के आते इस सवाल को, यूनिट कन्वर्ट करके वापस से आंसर नहीं लिखते, तो आपका यहाँ पर आधा नंबर कटता, फिर आपको यहाँ पर सिर्फ 1.5 नंबर ही मिलते। ये बात ध्यान रखना। तो जिस यूनिट में सवाल पूछा है उसी यूनिट में आपको अपना आंसर भी देना है लिख कर। यही बात थी जहां नंबर कटते हैं, ऐसे इस सवाल को करना था। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहने को सिर्फ 2 नंबर का सवाल है लेकिन ऐसा ही सवाल 3 नंबर तक में भी आ सकता है। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सवाल पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, ग्रोम और प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स। एक प्लांटेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद 2 रेक्टेंगुलर फील्ड है, 2 मैदान है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए भी हैं। कैसे है वो? सेम विद, चौड़ाई उनकी सेम है, चौड़ाई सेम है बट डिफरेंट लेंथ्स, लंबाई डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसकी लंबाई मैंने कम ली, इसकी लंबाई मैंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली, बढ़ा के ले ली, अलग अलग दिखाती हैं। अब हमसे कहा गया है कि दे आर रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्रीज। इनको 84 पौधे लगाने हैं स्मॉलर फील्ड में, छोटी वाली फील्ड में, और 231 पौधे लगाने हैं बड़ी वाली फील्ड के अंदर। अब ठीक है जी, इन बोथ फील्ड the trees will be planted in the same number of rows। यहां पर नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगी बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो अलग अलग आएंगे। ऐसे आपको इसको समझना है। ठीक है जी। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मोस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा कितनी रोज बना सकते हैं। तो रोज एंड कॉलम ऐसे समझो कि यहां पर सेम रहेंगे, 1 2 3। अब यहां पर जब हम इस तरीके से 3-3 करके पौधे लगाने चलेंगे तो भैया जी यहाँ पे छोटी फील्ड है तो यहाँ पर ये जो हमारी लाइन बनेगी ये कम पौधों की बनेगी, लेकिन ये लंबी फील्ड है तो यहाँ पर जब हम ऐसे करके लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे लग जाएंगे, ज्यादा लग जाएंगे। तो हम कितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं ये आपको बताना है। कितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं? मोस्ट नंबर ऑफ रोज, ज्यादा से ज्यादा, हाई से हाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर बेसिकली आपको इनका एचसीएफ निकालना है। ये मैंने पहचान बताई थी जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, आपको रिवीजन वीडियो में देख लेना, कि जहां पर मोस्ट दिख रहा हो, ज्यादा से ज्यादा दिख रहा हो, ये चीजें पहचान होती है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आइए निकालते हैं। तो हमें सिंपल है 84 और 231 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं आप, चाहे तो इनके फैक्टर कर लीजिए उससे निकाल लो, या फिर आप यूक्लिड डिवीजन लगा लो। तो मैं आपको यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन से इसको करके दिखा देता हूँ। तो 84 से हम डिवाइड करेंगे 231 को, कितनी बार जाएगा ये? 8 3 24 ज्यादा जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 8 16। माइनस करूंगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 12 में तो 6 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है जी। अब ये 84 अंदर आ जाएगा, एक बार जाएगा, 63 एकम 63 होता है, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा। अब ये 63 अंदर आ जाएगा, 21 तियां 63 होते हैं। जब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए, इट मीन जो हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पे डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ निकल के आ गया 21। इसका मतलब हम 21 ज्यादा से ज्यादा रोज लगा सकते हैं। ठीक है जी। अरेंजमेंट अगर हम बनाने चलेंगे, ये हमारा डन। अगला ऑप्शन देखो, इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ रोज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। अगर हम इस तरीके से ट्रीज लगाएं कि जो हमें नंबर ऑफ रोज मिली हैं पार्ट 1 के अंदर, जो कि कितनी है? 21 हैं, तो हमें ये बताना है कि कितने कॉलम आएंगे। सिंपल है, ये तो कर लेंगे आप। कैसे कर लेंगे भैया? टोटल पौधे हमें 84 लगाने हैं, ठीक है जी, 84 लगाने हैं, और हम हर एक रो में 21 लगा रहे हैं। तो 21 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा आपका? 84। तो यहां से आपका आ जाएगा 4 कॉलम। तो 4 कॉलम में जब हम 21 पौधे लगाएंगे तो 84 पौधे पूरे लग जाएंगे। इस तरीके से समझ लो कि जब हम 4 कॉलम में 1 2 3 4 इस तरीके से 21 कॉलम 21 पौधे लगाएंगे, 21 इसमें लगाए, 21 इसमें, 21 इसमें, 21 इसमें, तो पूरी फील्ड में पौधे लग गए। तो यहां से आ जाएगा आपका 4 कॉलम आंसर। इसी तरीके से 2
231 का निकाल लो। 231 को आप इससे 21 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 21 से कम 21 और 21 से कम 21, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 11। तो यहाँ से आपके बन जाएंगे 11 कॉलम। तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों ही आंसर निकाल लिए हैं। तमीज से अपना आंसर भी आप एंड में लिख देना जो चीज पूछिए। नंबर ऑफ कॉलम इन छोटी वाली फील्ड, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बड़ी वाली फील्ड, ऐसे करके आप इसको डिवाइड करके आंसर लिख देना। वर्ड प्रॉब्लम थी, ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर इस सवाल में एक शॉर्ट ट्रिक यूज होने वाली है। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, पहले रियल नंबर की वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पर, उसके अंदर ये शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, दोबारा सिखा देता हूं आज। देखो सवाल क्या है कि m एंड n, m और n जो है वो क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इस तरीके से है कि m को लिखा जाता है ऐसे और n को लिखा जाता है इस तरीके से, जहां पर वेयर p q r जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को ऐसे फैक्टर्स में खोलते हैं तो प्राइम फैक्टर ही खुलते हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए m को लिखा गया है p का स्क्वायर इनटू में q का क्यूब इनटू में r, और n को लिखा गया है p का क्यूब और इनटू q का स्क्वायर, ये लिखा गया है। आपको निकालना है एलसीएम ऑफ m एंड n। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बताई थी, फिर से सुन लो कि अगर ऐसे दो नंबरों का आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे हुए हो, आपको नंबर नहीं पता हो, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर आप देखेंगे इनकी हाईएस्ट पावर, एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे लोवेस्ट वर्ड यूज होता है एलसीएम में, तो आपको इनकी हाईएस्ट पावर उठा के रख देनी है। एलसीएम रखा हुआ है, जी हाँ, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन सब की पावर पे नजर मारे अगर हम, तो यहाँ पर इसकी p की पावर देखें हाईएस्ट कितनी है, तो p का इसके यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। हाईएस्ट पावर कितनी दिखी मुझे, p की क्यूब में दिखी, तो भैया सिंपल में p का क्यूब लगाऊंगा मल्टीप्लाई q की हाईएस्ट पावर देखूंगा सारे ही मल्टीपल फैक्टर में। q की पावर मुझे 3 दिख रही है, तो यहाँ पर मैं q का 3 पावर लगाऊंगा, और r की अगर मैं हाईएस्ट पावर देखूं तो कि r एक ही है, ऊपर ही, तो r की 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ r आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया। जी हाँ, कुछ भी नहीं करना पड़ा और सिर्फ हमने देखी एलसीएम निकालना था तो हाईएस्ट पावर, ऐसे ही एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो लोवेस्ट पावर। यस, यही तो शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर अब अगला हमें यही निकालना है, क्या, हमें एचसीएफ निकालना है m और n का, तो सिंपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट पावर देख ली, एचसीएफ निकालना है तो लोवेस्ट पावर देखो, सबकी कम से कम पावर देख डालो, और दैट्स इट, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर p की लोवेस्ट पावर देखेंगे, आप p का स्क्वायर है या p का क्यूब है, तो भैया p का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो q की देखेंगे तो q का कितना आ जाएगा, q का आपका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर r क्योंकि नीचे नहीं है, अब एचसीएफ में क्या है, कॉमन फैक्टर दोनों में होना चाहिए, तो भैया r को हम नहीं लिखेंगे, तो यही इसका एचसीएफ है, p का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर। खत्म सवाल। जिसको ये शॉर्ट ट्रिक पता होगी वही इसको कर पाएगा, वरना घूमते रह जाओगे, इसमें करूं क्या, नंबर तो कुछ है ही नहीं। नंबर पे नजर मारो, 3-3 नंबर के बड़े बड़े सवाल शुरू हो चुके हैं, कॉम्पिटेंसी लगेगी, ऐसे ही ध्यान दीजिए। अब आप फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं कि जिनका सम, जिनका जोड़ 91 हो और उनका एचसीएफ 13 हो। तो हम उन जोड़ों को x और y मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि लेट x एंड y बी द नंबर, ठीक है, बी द पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं x और y का सम करूंगा तो इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है, और अगर x और y का HCF निकालने चलते हैं तो वो 13 आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि x और y का HCF 13 है। इट मीन्स 13 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें y भी मिलेगा कहीं पर, ठीक है, 13 चौक 13 पंजे 13 छिंग 13 सत्ते कहीं पर भी मिल सकता है, और अगर हम 13 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें x भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको इसको सोचना है, हमें x भी मिलेगा। अब वो 2 पे मिले, 3 पे मिले, 13 तियां 13 चौक 13 पंजे, हमें कुछ नहीं पता कितने पे मिले, तो कितने पे मिले ये हमें नहीं पता। तो उस नहीं पता के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 13 P और इसको हम लिख सकते हैं 13 Q। क्यों, क्योंकि ये P हमें नहीं पता ना, ये 13 दूनी 26 है या 13 तियां 39 है, 13 चौक 52 है, तो 2 3 4, ठीक है, 13 पंजे 13 चिंग 13 7 13 8, वो हमें नहीं पता कितना है। तो उसके लिए हमने इसका पहाड़ा पढ़ने के लिए P से डिनोट कर दिया उस नहीं पता वाले नंबर को, और इसका पहाड़ा पढ़ने के लिए हमने Q से डिनोट कर दिया। तो जब यहाँ पे इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा, यहाँ पर 13 की Q बार, ठीक है,
5 6 7 कुछ नहीं पता हमें कितनी बार, तो वो क्यू हमने मान लिया, तो उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा और दोनों का सम जो है वो मिलके 91 हो जाता है। ऐसा आपको इसको समझना है। कॉमन अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर कट पिट रहा है, कैसे 13 से पूरी इक्वेशन उड़ जाएगी, ये गया 7 बार ये गया, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 7 बचेगा मेरे पास, क्योंकि 13 7 91 होते हैं। तो मेरे पास बचा P प्लस Q 7। अब तो सवाल आसान हो गया। कैसे? हमें बस ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ के 7 आता हो। कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है आपका 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 नहीं 1 + 6, तो 1 + 6 हम करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। एक हो सकता है हमारा 2 + 5, क्योंकि 2 + 5 भी हमारा 7 होता है। एक हमें मिल जाएगा 3 + 4 जो कि हमारा 7 होता है, और फिर हम करेंगे 5 + 2, तो भैया वही बात घूम फिर के दोबारा शुरू हो जाएगी, तो इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 पेयर्स हमें मिल गए। सिंपल है, P और Q की हमें 3 वैल्यू मिल गई, 1 2 3 इसकी मिल गई और Q की मिल गई 6 5 4, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो 13 में इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा 13 एकम 13 और 13 छिंग 78। एक पेयर आपका ये बन गया, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, एक पेयर आपका ये बन गया, और 13 तिया 39 और 13 चौक 52, एक पेयर आपका ये बन गया। तो ये 3 पेयर आपके बन गए, जिन तीनों का सम जो है वो 91 आ रहा है। और ये यहाँ पर इनका HCF 13 आएगा, इनका HCF 13 आएगा, इनका HCF भी 13 ही आएगा। यही हमसे सवाल में कहा गया है कि ऐसे पेयर्स बताओ कि जिनको जोड़ने पर हमें 91 मिल जाए और उनका HCF जो है वो 13 आ जाए। तो यहाँ पर ये सारे वो पेयर्स हैं। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। अब अगले सवाल में भी 3 नंबर का सवाल है, उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना। जी हाँ, सॉल्व करने का काम नहीं है, रटने का काम नहीं है, सारा काम है इसमें समझने का, दिमाग की समझ का। देखिए सवाल क्या है, द नंबर दिस, ठीक है, पढ़ना भी नहीं चाह रहा मैं, द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय अ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो हमें इतना बड़ा नंबर दिया गया है, हमसे कहा गया है कि ये पूरा नंबर जो है ये इन दोनों नंबर के बीच में किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है, ठीक है, हो जाता होगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है सही या गलत फॉर द बिलो स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर जो सही है तो वो क्यों सही है और जो गलत है तो वो क्यों गलत है। यही आपको रीजन बताना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब छोटी सी एक चीज समझो, बहुत छोटी सी, कि अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है जी, किसी भी नंबर को आप इस तरीके से मान लीजिए आपने 10 को डिवाइड किया किससे 3 से, तो 3 तिया 9 माइनस करेंगे आपका 1 बचेगा। ठीक है जी, आपको सब पता है ये क्या होता है 10, ये आपका होता है डिविडेंड जो डिवाइड होता है। ये 3 क्या है, ये है आपका डिवाइजर जो डिवाइड करता है। ये 3 क्या है, ये है आपका कोशेंट जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है। और ये है आपका रिमाइंडर जो बच के आता है। चलिए अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट पे नजर मारते हैं। द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दिस, कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होगा इससे, ठीक है, 3701 से। तो क्या ये बात मैं सही मान सकता हूं? आपको सोचिए, हमसे कह रहे हैं कि जो हम इसको नंबर, जो नंबर हमारा डिवाइड होगा वो इसके या इसके बीच में से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसके या इसके बीच में से किसी भी नंबर से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो रिमाइंडर होगा तो क्या वो इससे छोटा हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा हमारा इससे तो छोटा होता ही होता है, लेकिन इससे भी, डिवाइजर से भी छोटा होता है। ठीक है, तो यही सवाल में कह रहा है कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा इससे छोटा आएगा। तो अगर हम इससे भी इस बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर छोटा ही आएगा। तो छोटा ही आएगा, क्यों आएगा, रीजन दे देना है, बिकॉज जो हमारा रिमाइंडर आता है इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, लेस देन किससे, फ्रॉम डिवाइजर। ये रीजन लिख के आप आंसर दे देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पहला ट्रू। अब अगला ऑप्शन देखो, द रिमाइंडर इज ऑलवेज मोर देन, कि रिमाइंडर हमेशा इससे ज्यादा आएगा, 3256 से ज्यादा आएगा। अब अगर आप 3256 से इस बड़े नंबर को डिवाइड करने चलेंगे, यहां आप 3256 रखेंगे, अंदर बड़ा नंबर रखेंगे, तो क्या रिमाइंडर इससे बड़ा आ जाएगा? नहीं हो सकता, अभी तो बताया मैंने। इसीलिए ये आपका फॉल्स हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रीजन आपको अभी मैंने बताया। ऑप्शन थर्ड पे नजर मारो, द रिमाइंडर कैन बी एनी नंबर, कि रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो कुछ भी नंबर आ सकता है, कुछ भी नंबर। किससे छोटा? बस इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है?
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कह रहा है एनी नंबर लेस देन दिस, मतलब इससे छोटा कोई भी। तो इससे छोटा तो ये भी हो सकता है आपका 5 7 3 2 0 4 4, या 4 5 था या 4 4। तो क्या सिर्फ एक कम रिमाइंडर हो सकता है इसका? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये भी गलत बात है कि एनी नंबर नहीं, या तो कोशेंट से छोटा या डिवाइजर से छोटा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोटा, ना ना ना, ये कंडीशन है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और क्यों गलत हो जाता है? रीजन मैंने आपको बता दिया कि रिमाइंडर की भी कंडीशन है, वो छोटा किस किस से होगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटू है तो वो छोटू ही है, जगत छोटू हो गया, छोटू चायला, नहीं भैया, रिमाइंडर हूँ, छोटा हूँ, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं, मैं सिर्फ इससे छोटा हूँ, इससे छोटा हूँ, बाकियों से छोटा नहीं हूँ, ऐसे करके समझ लेना है। तो ये सवाल इस तरीके से सारा सोच का खेल था, मैंने आपको समझा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी समझने वाला सवाल है 3 नंबर में। देखिए, हेमंत क्लेम्ड दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हेमंत ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है, ये डंके की चोट पर ये बोल रहा है खुलेआम दिन दहाड़े कि पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी हो, कोई भी नंबर पॉजिटिव, ठीक है, 2 3 4 5 7 8 कोई भी नंबर हो, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो 3n की फॉर्म में, या 3n-2 की फॉर्म में, या 3n-1 की फॉर्म में। ये कह रहा है हमसे हेमंत। भैया बहुत बड़ी बात बोल दी हेमंत ने। आइए पता लगाते हैं, दया पता लगाओ कि हेमंत की बात सही है या नहीं है, या तो उसको प्रूव करो या डिसप्रूव करो कि हेमंत सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ये पता लगाओ दया, अब चाहे दरवाजा तोड़ना पड़ जाए। देखिए कैसे आप पता लगाएंगे। हेमंत कह रहा है कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ले लेते हैं कुछ भी, हमने कुछ भी ले लिया। यहाँ पे हमने मान लो 8 ले लिया, हमने यहाँ पर 10 ले लिया, हमने यहाँ पे 12 ले लिया, हमने यहाँ पर कुछ और 17 ले लेते हैं, ठीक है, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, और एक इवन नंबर, इवन ले लिए, ओड नंबर ले लेते हैं, कोई सा हम ओड नंबर ले लेते हैं। चलो मैंने एक 23 ने 27 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये मैंने नंबर ले लिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। हेमंत ने कहा था भैया कोई भी ले लो, मैंने कोई भी ले लिए। चलो जी, हेमंत कह रहा है कि या तो इनको हम लिख सकते हैं 3n की फॉर्म में, 3n मतलब 3 का वो मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3n, ठीक है जी, 3 का मल्टीपल है। ये कैसे? अगर हम n की जगह 4 रखें तो 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, तो 3 × 4। तो यहाँ पर हम n को 4 अगर हम रखेंगे तो 3n की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, क्योंकि n की जगह 4 रखा तो 3n हो जाएगा, 3 चौक 12 लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। ऐसे ही और देखते हैं, हम 27 को भी लिख सकते हैं 3n की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर हम n को नो कंसिडर करें तो 3n का मतलब क्या होगा? 3n का मतलब होगा 3 × 27। चलो जी 3n की फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत बात हेमंत की हमें समझ में आ रही है। अब और हम क्या अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बार पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम 2 को n कंसिडर करें तो ये हमारा लिखा जाएगा कैसे? 3n+2, इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है जी। और क्या है यहाँ पर 10 को हम देख लेते हैं। अगर हम 10 को देखें तो 3 × 9 और प्लस का 1, इस तरीके से ये आ जाएगा, 3 × 9 + 1 ये हो गया। अगर यहाँ पर हम n की जगह 3 पुट करके देखें, मतलब 3 की जगह n पुट करके देखें तो 3n+1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चलो इसको भी करवा देता हूँ पहले। यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई इसको करके देखेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 बचेगा तो 2 जाएगा। और अगर 5 की जगह मैं n पुट कर दूँ तो 3n+2। तो यहाँ पर मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख के देखा तो मुझे क्या क्या शक्लें मिली? मुझे या तो 3n मिला, ठीक है जी, 3n मिला, 3n+1 मिला, 3n+2 मिला, यही 3 शक्लें मुझे मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे शक्लें माइनस में है। हेमंत कह रहा है 3n-1 आएगा या 3n-2 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? यस, ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? अभी करके दिखाता हूँ। ये तो +2 वाली आ गई। अगर ऐसा पूछ रहा है तो ऐसे आप इसको एक्सप्रेस कर देना, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसका एक प्रॉपर वो है, डेफिनेशन है, वो मैं आपको जब ये PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आपको वो डेफिनेशन मिल जाएगी। तो वहां पर तमीज से मैंने लिखा हुआ है, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिए क्या मैं इसको, ये जो 8 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 9 और -1। तो अगर मैं इसको यहाँ पर n कंसीडर करूँ तो 3n-1 हो जाएगा, एक ही, क्योंकि 3 × 9, 9 में से घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी नंबर को 3n-1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही 10 को देखो, क्या मैं इस 10 को ऐसे नहीं लिख सकता? 3 चौक 12 -2,
यस 3 चौक 12, 12 में से 2 गया तो क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो अगर इसकी जगह मैं n कंसिडर करूं तो 3n-2, तो क्या मैं इसको 3n-2 की फॉर्म में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। ऐसे ही ये हमारे पास 27 है, ठीक है, ये तो पूरा 3n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम n की जगह 9 रखें तो 3 27 होगा। लेकिन अगर आप 17 को देखें, 17 को देख लो, 3 छिंग 18 -1, तो 3 छिंग 18 -1, तो इसको भी हम 3n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया हेमंत सही कह रहा है, हम अगर माइनस में चाहें तो -1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव में चाहें तो हम पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हेमंत के लिए प्रूफ करना था कि हेमंत कह रहा है 3n की फॉर्म, 3n-2 और 3n-1, तो यस लिख सकते हैं। कैसे, वो मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया। अब इसका आंसर लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ठीक है जी, इसीलिए उसका तरीका आपको इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आप देख लेना, कैसे कैसे चीजें मैंने लिख के दिखाई हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे सवाल हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 एक नंबर में है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है n² + 3n-4। हमें इसको कहा गया है कि इसको प्राइम फैक्टर इसके अगर हमें करने हैं तो इसके 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, अब कैसे करेंगे, तरीका यह है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 4 हो गई। अब 4 के टुकड़े ऐसे करेंगे, बीच वाला है जो कि हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। हम इसका पहले d निकालेंगे जो कि होता है b² - 4ac। तो b² b होता है बीच वाला, b ठीक है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9, -4a होता है इसके साथ वाला जो कि कुछ भी नहीं है, 1 कंसीडर करेंगे, और c होता है लास्ट वाला, ये आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 9 और माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 आपके होते हैं 25, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 25 निकल के आ गया। अब अपना फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का, -b + -√d/2a। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो -b + -√d और अपॉन में 2a की जगह कुछ भी नहीं है 1, तो हम खाली 2 ही नीचे रहने देंगे, तो -3 + -5/2, ठीक है जी। अब कर लो अलग अलग, -3 एक बार 5 प्लस में लिख दो और एक बार 5 माइनस में लिख दो। यहाँ से आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/2, जिसको डिवाइड करके हमें वैल्यू मिलेगी 1, और इधर बचेगा यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएंगे माइनस के, यहाँ से वैल्यू मिलेगी -4। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू निकल के आ गई। n = क्या क्या आ गया, 1 आ गया और -4 आ गया। अब हमसे सवाल में एक बात ये कही गई है कि क्या, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब 4 हमें नहीं मानना है, तो n की वैल्यू 1 हमें कंसिडर करनी है। अब ये हमारा हो गया, इसके फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर आए थे, ये आपके हो गए। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखें इसके फैक्टर, तो हमने वैल्यू निकाली है इनकी, अगर हमें फैक्टर निकले होते तो हम क्या होते, इससे एक स्टेप पहले जाते। जैसे कि n = 1 आया तो इसका फैक्टर बनता n-1, क्योंकि जब ये 1 उधर गया होगा तो ये प्लस का 1 हो गया होगा। इस तरीके से एक फैक्टर हमारा आया इसका n-1 आया होगा, और एक फैक्टर हमारा आया होगा n+4, जब वो 4 उधर गया होगा तो -4 हुआ होगा। तो ये आपके 2 फैक्टर होगा जहां पर n एक नेचुरल नंबर था। आगे कहा गया सवाल में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच, n की कुछ ऐसी वैल्यूज या वैल्यू बता दो जिससे हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए, इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर हो जाए हमारी इक्वेशन या हमारी एक्सप्रेशन। इवन कंपोजिट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो कि इवन हो, और कंपोजिट हो मतलब जो कि 2 के पहाड़े में आता हो, और ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा हो। जैसे कि सबसे पहला इवन कंपोजिट नंबर होता है आपका 4, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ेंगे, तो एक ऐसा बड़ा नंबर मान के हमको चलना है। अब देखिए अगर हम 1 कंसीडर करें, जो हमारी वैल्यू आई है n = 1, और अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर करूंगा, n का स्क्वायर है तो प्लस 3n है तो 3 × 1 और -4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3 -4, और यहाँ से जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन 0 हो रही है। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन को या अपनी एक्सप्रेशन को बनाना है कंपोजिट। तो मैं जब इसकी वैल्यू बढ़ा के रखूंगा, अगर मैं 2 रख के देखता हूँ n की जगह, तो 2 रखने का मतलब है n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3n का मतलब 3 × 2 -4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 दूनी हो जाएगा 6, -4, 4 से 4 कैंसिल, तो 6 मुझे मिल जाएगा, और 6 क्या है, एक इवन कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से मुझे n की वैल्यू बढ़ाकर लिखनी है। आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर मारते हैं, ये भी
आपके लिए एक पहेली जैसा आपको दिखेगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और आगे कहा गया है कि हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर है। क्या पूछ लिया है, क्या कह दिया, समझ में नहीं आया कुछ, है ना। समझाता हूं। हमसे पहले ऊपर एक बात कही गई है, बात समझो, नीचे सवाल पूछा गया है। ऊपर बात ये कही गई है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर हम किसी प्राइम नंबर के फैक्टर करें तो फैक्टर क्या आएंगे, 7 के। 7 के फैक्टर आएगा भैया 7 एकम 7, सिंपल, यही तो नंबर आएगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि किसी प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर करने पे जो मुझे नंबर मिलता है वो खुद ही मिल जाता है नंबर, क्योंकि 1 को हम प्राइम कंसीडर नहीं करते। ये जो 1 है ना ही ये प्राइम है ना ही इसको कंपोजिट हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्राइम की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। अब एक का तो एक अकेला खुद ही फैक्टर है, एक, ठीक है, एक एकम एक, इस तरीके से, तो एक को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते। तो प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो नंबर खुद होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। ये बात कही गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब सवाल क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर है। तो अगर हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करें, अगर 7 लिया तो 7 का ही मिसाल लेके चलते हैं आगे। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करें वो जो कि होता है 49, और 49 का अगर हम यहां पर प्राइम क्या निकालें, प्राइम फैक्टर करें, ठीक है। प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो वही हो जाएंगे 7 7 49 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये आपके हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अब क्या क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स, फैक्टर्स कितने हैं। तो फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो 3 तो आपके यहां पर फैक्टर आपको दिख जाएंगे 1 2 3। तो फैक्टर की अगर बात करें, हाउ मेनी फैक्टर्स, फैक्टर आपके हैं 3। और हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स कितने, वो सिर्फ एक ही है, क्या है वो 7, ठीक है। 7 के अलावा कोई और नंबर तो नहीं दिख रहा प्राइम, नहीं 7 ही है, भले ही 2 बार है लेकिन 7 ही है ना, नंबर तो एक ही है, सिर्फ 7। तो भैया प्राइम फैक्टर कितना है, फैक्टर आपका है सिर्फ 1। तो यही हमें लिखना है कि प्राइम फैक्टर जो है सिर्फ एक ही है और फैक्टर्स टोटल जो है वो कितने हैं, वो 3 है। तो इस तरीके से हमने पूरे 14 सवाल रियल नंबर चैप्टर्स के जो है आपके वो फॉलो कर लिए हैं। किसके अंदर से फॉलो कर लिए हैं, वो आपका जो मॉड्यूल दिया गया था उस मॉड्यूल के अंदर से हमने कर लिए हैं। ये आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि इसीलिए मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके आएंगे 50%। एमसीक्यू भी करवा दिए मैंने, शॉर्ट भी कराए, लॉन्ग भी कराए। इसी तरीके से हर एक चैप्टर की वीडियो आएगी आपके लिए, पॉलिनोमियल की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्राइंगल, सर्कल, जब कुछ जितने भी चैप्टर से आपके 15 के 15 सब की इस तरीके से वीडियो में लेके आऊंगा, ताकि ये जो नेचर है इससे आप रूबरू हो जाएं और फिर कोई सा भी सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आप आराम से उसको धुआं कर सके। इसीलिए ये वाली सीरीज मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है। कैसी लगी ये सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका कोई भी डाउट हो, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस पीडीएफ में जोड़ के दे दूंगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ उठाना और ऐसे ही सवालों की वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। वहां पे आपको मैं सॉल्यूशन भी इसके प्रोवाइड साथ साथ करवा दूंगा, ताकि आप खुद सवाल सॉल्व करें, खुद ही आप उसके सॉल्यूशन वगैरह भी चेक कर लें अगर कहीं पे अटकते हैं, तो इसलिए आपकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। ऑल राइट, तो इसीलिए इस सीरीज को, मेरी इस पहल को मेरी कामयाब बनाना है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी क्लास 10 के बच्चों के अंदर फॉलो कर देना है और उनके साथ शेयर कर देना है। उनको बता देना है कि डियर सर चैनल पर डियर सर आपके लिए, आपके अपने लेकर आ चुके हैं क्या, आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स एग्जाम, जहां पर आपको मैं कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। ऑल राइट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काम की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। जय हिंद।